तो बच्चों सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे, सभी को बहुत बहुत बधाई रिपब्लिक डे की। तो आज हम डायरेक्ट आ गए हैं ऑफलाइन में, तो ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन दोनों हम लोग क्लास लेते रहेंगे, ठीक है। इससे पहले एक छोटी सी मैं आपको लिए मैंने एक जगह सुना था कि जावेद अख्तर साहब थे शायद, वो उन्होंने ये बात बोली थी कि यार जीवन में है ना, जीवन में हमारे पास ये जीवन जो है पूरा का पूरा ये दो चीजों से डिसाइड होता है, एक जन्म से और एक फिर मरना होता है, और ये दोनों की दोनों हमारे हाथों में नहीं है, ठीक है। तो हमारे हाथों में है क्या? ये बीच की जो लाइफ है भाग दौड़ वाली यार यार एक नौकरी के लिए लड़ना मरना, ये वो थोड़े पैसों के लिए, मतलब ये वाली भाग दौड़ वाली है। तो इसको लेके इतनी टेंशन क्यों करें हम लोग? समझ रहे हो ना, मरना हमारे हाथ में नहीं है, जीना हमारे हाथ में नहीं है। पता नहीं कब कैसे हम कहां जन्म लेते हैं, पता नहीं कब कैसे कहां हम मर जाते हैं, बीमारी से कैसे। तो यार ये बीच वाली लाइफ के लिए इतनी टेंशन मत लो, जो हो रहा है करके चलो डट के। और ये जो एग्जाम है जो पुलिस के आ रहा, मैं देख रहा था क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मेरे पास डायरेक्ट फोन आए हैं, उनका एक बेसिक चीज मैं देख रहा था, तो वो लोग क्या ना प्रेशर फील कर रहे हैं, अरे नहीं होगा तो क्या होगा, उसको क्या मुंह दिखाएंगे, उससे क्या जवाब, उसको क्या जवाब देंगे। अरे भाई ये नौकरी जीवन नहीं है ना, एंड ऑफ द डे सबको मरना है, तो शांति के साथ मरना है। इसलिए ज्यादा टेंशन मत लो कि यार हाँ नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा, इसको मुंह दिखाएंगे उसको भैया नौकरी मिलने के बाद फिर आप सोचेंगे यार सर छोटी नौकरी रहेगी अब कुछ और। तो एक ये नौकरी को डेस्टिनेशन मत समझो, इसको आप हैप्पीली जॉयफुली जाओ एग्जाम देने, और आप भी बिल्कुल कहना चाहिए पॉजिटिव होकर रहो कि नहीं यार पॉजिटिवली हम लोग तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, अपना हो जाएगा अच्छे से, अपना जा रहे हैं इतना करने। पॉजिटिवली जाओगे तो मैं गारंटी लिख के देता हूं, वो जो निगेटिविटी से जो प्रेशर आप फील करोगे ना एग्जाम में, तो प्रेशर फील नहीं होगा फिर, तो आप बहुत अच्छा मार्क्स कर पाओगे। नहीं तो कई बार क्या होता है कि बहुत अच्छा आते हुए भी आप एग्जाम में प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते हो और गड़बड़ कर जाते हो। मतलब आप शायद सिलेक्शन ले रहे होते हो, लेकिन अगर प्रेशर हैंडल नहीं किया आपने, ये फालतू का सोशल प्रेशर ले लिया, सोसाइटी का इसका उसका, तो आप अच्छा खासा एग्जाम को गलत कर बैठते हो, वहां पे प्रेशर लेके आप टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ा देते हो और फिर आप चूक जाते हो। तो मेरा आज रिपब्लिक डे के अवसर पे आप सभी को यही एक संदेश है कि भाई प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना, आप तैयारी कर रहे हो और भी बिल्कुल शांत तरीके से आप माइंड को रिलैक्स करके तैयारी रोज करते रहिए, और एग्जाम वाले दिन भी आपको रिलैक्स होके जाना है। तो चलिए आज हम लोग जो रेगुलर चल रहा है हमारा ऑफलाइन ऑनलाइन में दोनों जगह चल रहा है, और अभी हमारा टारगेट यही चल रहा है कि हम यूपी पुलिस में जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में मैथ्स और रीजनिंग आए हैं वो हम करा दें आपको, उन्हीं के थ्रू वो सारे छोटे छोटे कंसेप्ट भी हम कराने का प्लान है कि छोटे छोटे कंसेप्ट भी आपको करा दें, मतलब अलग से आपको मैथ और रीजनिंग ना पढ़ना पड़े। और पढ़ना भी तो मेरी छोटी छोटी वीडियोज रीजनिंग की पड़ी हुई है। मैथ्स मैंने आपको पहले ही बताया है 10-12 क्वेश्चन का टारगेट रखिए, 10-12 क्वेश्चन के टारगेट से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। रीजनिंग का 50 क्वेश्चन का टारगेट रखना है, हिंदी का 30 क्वेश्चन का टारगेट रखना है, और जी के भी ज्यादा आप जितना भी पढ़ेंगे बाद में हम लोग करंट कराएंगे, तो 15 क्वेश्चन का टारगेट जीके में रखना है। ये सब कर लोगे तो डेफिनेटली आप सिलेक्शन लेने जाओ। मैं फिर से बता रहा हूं, आप इसका प्रेशर मत लीजिए, आप जितना कर पा रहे हैं इस सच में बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। आप सोचेंगे कि वो कहते हैं ना कि यार उम्मीदों का और ज्यादा उम्मीदों का प्रेशर लेते जाएंगे आप, तो आपकी जो नेचुरल क्षमता है आप उसको उसके साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे एग्जाम में, और वो फिर मिस हो जाता है, ठीक है। इस चीज को ये बहुत बारीक चीज है, लेकिन इसको समझना जरूरी है दोस्तों, ठीक है। तो फिर से एक बार मैं दोबारा बधाई दे रहा हूं रिपब्लिक डे की, और इस शुभकामना के साथ बधाई दे रहा हूं कि आप सभी लोग जो भी आप मेहनत कर रहे हैं डट के, आपकी मेहनत आपके सामने आए, और आप जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं आप डेफिनेटली अपनी एक सीट पक्की करें। चलिए भाई ये देखो 28 जनवरी 2019 का ये यूपी पुलिस का पेपर है, तो इसमें जो भी क्वेश्चन आए हैं वो हम लोग करा रहे हैं यहाँ पे। उन क्वेश्चनों के साथ साथ में छोटे छोटे कंसेप्ट भी आपको कराऊंगा। देखिए ये क्या कह रहा है, देखो भाई ये है एक वस्तु 2500 रुपए में खरीदी गई, दुकानदार इसकी अंकित कीमत अंकित कीमत जो भी है उस पर 12% की छूट की अनुमति देता है, और फिर भी 10% का लाभ प्राप्त करता है, तो वस्तु की अंकित कीमत ज्ञात कीजिए। यह है मतलब वस्तु का क्रय मूल्य दिया है, क्या दिया है, क्रय मूल्य दिया है,
क्रय मूल्य कितना दिया है? 2500 रुपया, ठीक है। और अंकित जो, अब इसके भी क्या कहना चाह रहा है, जो भी कोई अंकित मूल्य है इसका, अंकित मूल्य जो भी है, अंकित मूल्य पे वो 12% की छूट देगा, 12% की छूट देगा, फिर भी वह 10% लाभ प्राप्त करेगा। तो कहने का मतलब ये 10% लाभ किस पे प्राप्त करेगा? जो क्रय मूल्य जितने में उसने खरीदी है उसी पे तो 10% लाभ प्राप्त करेगा। तो इस पे भैया डायरेक्ट पहले ये बता दीजिए 10% लाभ क्या है। तो मैंने आपको बताया था जब भी इस तरीके से डायरेक्ट आए तो 10%, ऐसा नहीं कि आप इसका 10, बहुत बेसिक चीज तो ये है कि आप इसका 10% निकाल लो, 10%, 10% का मतलब 10/100 करके जो भी आएगा वो आप इसमें जोड़ देंगे टोटल, तो वो हो जाएगा 10% लाभ सहित मूल्य, ठीक है। लेकिन और ज्यादा वो करना डायरेक्टली तो इसको सीधा 110% कर दो, मतलब ये जो भी है इसका सीधा हमें 110% निकाल ले, तो 110% निकालेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, तो ये क्या बच जाएगा? 11 की गुणा 250 से करेंगे, 11 0 0, 11 पंजे 55 का 5 हासिल लेके 5, 11 दूनी 22 और 5 27, तो 2750 रुपया कुल मिला के 2500 रुपए में वो वस्तु खरीदी गई थी। 2750 रुपए तब होते हैं जब उस वस्तु पर 10% लाभ मिल जाता है। तो वह 10% वो कह रहा है कि 10% लाभ प्राप्त करता है, 10% लाभ ये है। लेकिन अब वो ये बोलना चाह रहा है कि जो अंकित मूल्य है, तो अंकित मूल्य पर 12% छूट देनी है मुझे, तो मुझे नहीं पता ना 12% छूट देके ये आना चाहिए, समझ के बात? 12% छूट भी दूं और फिर भी मैं उसे इतने में बेच दूं, क्योंकि इतने में क्यों बेचूंगा? क्योंकि मुझे 10% लाभ भी प्राप्त करना है। तो क्या मान ले रहे हैं, मान लिया हमने अंकित मूल्य जो भी है, तो ये अंकित मूल्य आगे को आप इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, देखो जो अंकित मूल्य है, तो अंकित मूल्य पर जब मैं 12% की छूट दूंगा तो अंकित मूल्य का 12% का छूट का मतलब क्या बचेगा फिर? 88%, मतलब 88/100, यही तो होगा। डायरेक्ट हमने बताया जब छूट देंगे तो 100 पे से सीधा उतना कम कर लो, अगर उसमें प्रॉफिट देंगे तो 100 पे से उतना जोड़ लो डायरेक्ट। तो अंकित मूल्य का 88%, मतलब 12% छूट देंगे, तो छूट देने के बाद वो कितना हो रहा है? 2750 रुपया। कुछ अंकित, वो अंकित मूल्य पूछ रहा है, वो अंकित मूल्य क्या है? कोई अंकित मूल्य है, उस अंकित मूल्य पे मैं 12% की छूट दी, 12% छूट करेंगे मतलब 100 में से 12 घटाएंगे तो 88 बचेगा, 12% की छूट देंगे तो वो छूट देने के बाद वो कितने रुपए होना चाहिए? वो किसके बराबर है? 2750 रुपए के। 2750 रुपए के कैसे? क्योंकि 2500 रुपए का क्रय मूल्य है और 2500 का जब मतलब वो छूट देने के बाद 2750 आना चाहिए, क्योंकि 2750 क्या है? एक तरीके से 2500 पे 10% लाभ भी है, तो इतना हो जाना चाहिए ये। तो अब इसको आप बस काट लीजिए, हमें अंकित मूल्य ही निकालना है, काट लो भाई। अंकित मूल्य बराबर ये 100 उधर चला जाएगा, 2750 गुणा 100, और ये क्या हो जाएगा? बटे 88। काट लो इसको, 2 से काटोगे 44, 2 से काटोगे 50, फिर से 2 से काटोगे 22, फिर से 2 से काटोगे 25, फिर से 2 से काटोगे 11, और अब 2 से काट लो, 2 1 ना 2, 2 3 6, और यहां बचा 1, ये 5, 2 7 14 और 2 5 10, ठीक है। अब बचा ये 11, फिर 11 से काटो, 11 का ना 11, यहां बचा 2 और ये 7, 11 दूनी 22, यहां बचा 5 और ये 5, 11 पंजे 55। तो अब क्या आ गया? ये 125 गुणा 25, 25 पंजे 125 का 5 हासिल लगे 12, 25 दूनी 50 और 12 62, 25 दूनी 50 और 12 62 का 2 हासिल लगे 6, हासिल लगे कितने? हासिल लगे 6, और 25 का 25, 25 और 6 31, तो ये कितना हो गया? 31। तो क्या आ गया अंकित मूल्य? 3125। ये आ गया अंकित मूल्य 3125। दोबारा से समझ लो, इस सवाल को समझ लो बस। ये सवाल जो भी आता है ना, इन 3-4 चीजों पर घुमाता रहता है, अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, इन सभी चीजों पर घुमाता रहता है वो, ठीक है। तो चलिए, ये अंकित मूल्य था, इसी अंकित मूल्य पर हम द्वारा से करके इस पे वो ये बोलना चाह रहा था कि इस पर 12% की छूट दूं मैं, फिर भी मुझे 10% का लाभ। तो जैसे मैं इस पर 12% छूट दूंगा तो वो यहां तक आ जाएगा, और ये क्या है?
ये हमारे क्रय मूल्य पे 10% का लाभ सहित वाला मूल्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं फटाफट। ये क्या है? 4% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज प्रणाली के तहत कितने वर्ष में 1500 रुपए दुगने हो जाएंगे? 1500 रुपए दुगने हो जाएंगे का मतलब ये है कि मूलधन कितना है? मूलधन कितना है भाई? 1500 रुपया। कितना है मूलधन? 1500 रुपया। ठीक है, और दुगने हो जाएंगे, इसका मतलब ये है कि कितने वर्ष में साधारण ब्याज की दर से पूछ रहा है, कितने वर्ष में दुगने हो जाएंगे। दुगने का मतलब एक तरीके से क्या है? ब्याज भी कितना हो जाएगा? 1500 रुपये ही हो जाएगा। दुगने का मतलब ये 3000 रुपये हो जाएंगे। अभी ये 1500 है और इसके मतलब ये बोलना चाह रहा है कि ये 1500 ही और जुड़ जाएंगे, मतलब ब्याज उसमें 1500 रुपये और जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 3000 रुपये। तो ब्याज कितना हो जाएगा? इतना। और दर कितनी है भाई? 4%। समय कितना लगेगा? समय बराबर क्या, ये पूछ रहा है भैया। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है नॉर्मल सही, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, चलिए ब्याज 1500 रुपया। ये ब्याज 1500 रुपया कैसे आया भाई? मूलधन 1500 रुपया था, वो पूछ रहा है कि 1500 रुपये दुगने हो जाएंगे, तो वो जो बढ़ेगा वो ब्याज ही तो है, जो दुगने हो जाएंगे। कितने वर्ष में हो जाएंगे वही हमें निकालना है। तो मूलधन भी कितना भाई? 1500 रुपया। और दर क्या है? दर है 4। समय हमें निकालना है बटे 100। 1500 से 1500 कट गया, 4 से 25 बार, 4 से भाग देंगे, 4 से हम इसको 100 को काटेंगे तो 25 बार कटेंगे, तो 25 गुणा करके इधर आ जाएगा। तो ये आ गया 25 बराबर समय, मतलब 25 वर्ष। कितने वर्ष? 25 वर्ष। इस फॉर्मूले पे सवाल आ ही रहा है, नॉर्मल सवाल आ रहा है। मतलब आप देख लो, मैंने 3-4 ये तीसरी वीडियो है अपनी, इन तीसरी वीडियो में आप देखोगे तो एक सवाल इस पे आ रहा है, इस फॉर्मूले पे नॉर्मल सवाल है। तो क्यों ना ये सवाल आपका बार बार करके आप पक्का कर लो। देखो एक एक सवाल से आप एक एक नंबर से पॉइंट से बच्चा बाहर हो जाता है। तो मैं एक एक सवाल की वैल्यू बता रहा हूं, मैं पहले से बोल रहा हूं 100% वाले का कभी सिलेक्शन नहीं हुआ जो 100% के चक्कर में रहता। 99 के फेर में मत रहना दोस्तों। हमारा टारगेट सिलेक्शन लेना है, ना कि ये सिद्ध करना कि देखो मैंने 150 क्वेश्चन कर लिए, ना कि ये सिद्ध करना कि देखो मैंने 19 के मैथ क्वेश्चन कर लिए। हमेशा टारगेट आपका सिलेक्शन पे रहना चाहिए, और सिलेक्शन का तरीका यही जो मैंने आपको बताया है। आप सेलेक्टिव छाटिए, आसान गलत नहीं होना चाहिए। मैथ में भी 19 क्वेश्चन में से 10 से 12 क्वेश्चन आसान आने वाले हैं। आप 19 के चक्कर में वो 10-12 गलत ना कर बैठे। पता चला कि आप 19 के चक्कर में वो 10-12 वो वाले आसान वाले गलत कर दिए और भारी वाले आपने 9-10 कर लिए, तो फिर भी आपका पता चला फिर भी आप 10-12 ही कर पाए, लेकिन वो आसान वाले गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये आ गया 25 वर्ष। चलिए नेक्स्ट सवाल। 1000 रुपए 2 वर्ष में कितने रुपए हो जाते हैं? कितने रुपए हो जाते हैं? 1144.9 रुपए हो जाते हैं। मूलधन पर सालाना किस दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगाया गया है? मूलधन पर सालाना किस दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगाया गया है? दर निकलवा रहा है भैया। देखो मूलधन क्या है? ये है मूलधन। मैं तो बेसिक करा रहा हूं भाई, बेसिक प्लस ट्रिक के लिए बहुत जल्दी हम लोग ये यूपी पुलिस के बाद पूरा मैथ कंप्लीट में सभी एग्जामों के लिए कराने वाले हैं, जिसमें बेसिक भी होगा, कंसेप्ट भी होगा, सब कुछ होगा और ट्रिक भी होंगे। आसान से आसान तरीका, सारे तरीके, मतलब सब कुछ कवर होगा अभी। लेकिन मैं यूपी पुलिस के लिए कोई भी ट्रिक नहीं लेके आ रहा। कारण है उसका, जितना बेसिक सही से दिमाग में सेट होता है वो ट्रिक दिमाग में नहीं रह पाती एग्जाम टाइम में। ट्रिक तो हम लोग अपने आप से बना लेते हैं यार। ठीक है, ट्रिक इतनी बड़ी बात नहीं होती, ट्रिक तो अपने आप बन जाती है जब आपको सवाल का बेसिक समझ में आ जाता है। तो चलिए अभी क्या है, मूलधन कितना है? 1000 रुपया। मूलधन कितना है? 1000। समय कितना है? समय है 2 वर्ष। ठीक है, इतने रुपए हो जाते हैं। आपने चक्रवृद्धि ब्याज वाले में मैंने बताया था, मूलधन को बोलते हैं हम पी, और इतने रुपए हो जाते हैं। ये है मिश्रधन। क्या है ये? मिश्रधन। सारा मिला के कितना हो जाता है ये? मिश्रधन। तो मिश्रधन बराबर कितना है? 1144.9। 1144.9 समझ रहे हो? देखो 1144.9 हो गया, ये हो गया मिश्रधन। तो यही पूछ रहा भाई कितने समय में, तो लगा लो भाई फॉर्मूला। ए बराबर पी ब्रैकेट 1 प्लस आर बटे 100, जहां आर क्या है?
n बटे n बराबर समय, समय को n मान लेते हैं हम, और दर हमें निकालनी है। मूलधन पर सालाना किस दर से, दर हमें निकालनी है, दर को हम आर भी बोलते हैं, ये हमें निकालनी है। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले में आप लगा लीजिए, फॉर्मूले में लगाते ही ये सवाल हो जाएगा। ठीक है, आप कैलकुलेशन चाहो तो कर लेंगे, नहीं तो मैं करा देता हूं, देख लीजिए क्या है ये। ए का मान 1144.9, पी का मान 10,000, 10,000 है, 1,000 है भाई, चलो 1,000 है ये। ठीक है, ब्रैकेट 1 प्लस आर का मान क्या है निकालना है 100, एन का मान क्या है 2। ठीक है, अब इस 1,000 को इधर ले आओ, 1144.9 बटे 1,000, इस पॉइंट को हटा दो आप, इधर जीरो बढ़ा दो, जैसे ही पॉइंट ऊपर से हटाएंगे नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, नीचे जीरो बढ़ जाएगा, ये क्या हो गया 1 प्लस आर बटे 100 की पावर 2। देखो इस पावर 2 को हटाने के लिए हम इधर वर्गमूल लेंगे, तो दोनों ओर वर्गमूल लेने पर, तो वर्गमूल लेंगे तो इसका वर्गमूल भी हमें पता होना चाहिए, इसका वर्गमूल भी पता होना चाहिए। इसका वर्गमूल दी तो 10,000 है, 10,000 किसका वर्गमूल है बताओ, ये तो 100 का वर्गमूल है सीधा सीधा, लेकिन ये किसका वर्गमूल है 1144, मतलब अब तो 1144 नहीं, अब तो 11,449 हो गया, क्योंकि पॉइंट हट गया ना अब ये, तो ये किसका वर्गमूल है, या तो आपको पता होना चाहिए, आपको इतने सारा याद होना चाहिए, लेकिन याद तो इतने बड़े हम कर नहीं सकते, तो क्या होगा अब हमें इसकी हमें निकालना आना चाहिए, निकालने की ट्रिक भी है, लेकिन यह ट्रिक में मैं अभी विश्वास नहीं कर रहा, फिर से मैं आपको निकालना बता रहा हूं, निकालना शायद आपको आता भी होगा, भाग विधि से निकालना बता रहा हूं। देखो किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का जब हम वर्गमूल निकालते हैं भाग विधि से, तो इस तरीके से निकालते हैं, ये है। ठीक है, इसको आप ऐसे कर ले, ऐसे कर लेते हैं। हमें क्या होता है जोड़े इधर से लेके जोड़े बना लो, 2, ये 2 का जोड़ा, ये 1, तो जो इधर सबसे पहले से ये 1 है, तो हम 1 का पढ़ा एक ही बार पढ़ेंगे, एक ही करना 1। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पे खत्म। अब जब हम क्या करते हैं, अब हम इसके आगे लिखते हैं, 1 में को 1 जोड़ते हैं। ठीक है, 1 में को 1 जोड़ा, जो रहता वही जोड़ते भी हैं, तो 1 और 1 क्या बन गया ये 2। ठीक, अब अगला जोड़ा उतारते हैं हम, अगला ये जो 2 कहाँ लिख लिया मैंने, यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, 2, अब अगला जोड़ा उतारा 49, मतलब हम जिस चीज का पढ़ा पढ़ते हैं उसका उतनी ही बार पढ़ा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब ये क्या है 2, अब मान लीजिए मैं 2 के साथ यहाँ पे 1 लिखूंगा, तो जैसे मैं यहाँ 1 लिखूंगा ना, तो यहाँ भी ये 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 21, तो 21 का पढ़ा एक बार पढ़ा जाएगा, 21 ही का ना 21, तो मैं अच्छा जोड़ा ये नहीं उतरेगा 49 नहीं, जोड़ा सॉरी, जोड़ा ये 14 उतरेगा, ये जोड़ा 14। ठीक है, ये 49 नहीं है, ये 14 उतरेगा। तो जैसे मैं ये अगर मैं एक बार मिनिमम एक बार भी पढ़ूंगा, तो ये एक बार पढ़ूंगा तो यहाँ 1 लिखना पड़ेगा, तो 21 होएगा। अब 21 का पहाड़ा एक बार पढ़ना है, तो 21 से करना 21, लेकिन 21 तो ज्यादा हो जा रहा है, तो मैं क्या करता हूं, मैं भाई मैंने ये जोड़ा तो उतारा, मैं पहाड़ा नहीं पढ़ रहा, जैसे अब मैं क्या करता हूं, एक जोड़े से तो काम नहीं चल रहा, तो दूसरा जोड़ा उतारना है, तो मैं दूसरा जोड़ा तब उतारता हूं जब मैं एक 0 लगा लेता हूं, तो एक 0 लग गया यहाँ पे, और एक 0 यहाँ पे भी लगा लेता हूं, 20 हो गया ये। अब ये दूसरा जोड़ा भी इसके साथ उतार लेता हूं, अब ये हो गया 1449। अब इस 1449 को हमें इससे काटना है, कैसे, अब 200 के साथ में जैसे मैं यहाँ 1 लिखूंगा, और तो यहाँ भी 1 लिखना पड़ेगा, तो ये हो गया 201, तो 201 का पढ़ा एक ही बार पढ़ना पड़ेगा, तो 201 ही करना, 201 तो 201 ही करना, 201 से तो कट नहीं रहा, तो ये लास्ट में 49, तो इसको मैं 7 करके देखूं, तो मैं यहाँ 7 बार पढ़ रहा हूं, 7 बार किसका पढ़ रहा हूं 207 का, यहाँ भी 7 ही लिखना पड़ेगा आपको, जिसका पारा जितनी बार पढ़ना होगा तो उतनी वही है लिखना पड़ेगा। 207 को 7 बार करेंगे, तो 207 को 7 बार करेंगे तो 1449 आ रहा है, देखो करके देखो, 7 सत्ते 49, ठीक है, और 2 सत्ते 14, 20 है ना, ये 20 और ये है एक 0 बन जाएगा 200, 200 सत्ते 14, तो 1449 ही आ जाएगा भाई, तो ये पूरा का पूरा कट गया। तो ये किसका वर्गमूल है 107 का, तो दोनों ओर जब मैं वर्गमूल लूंगा तो ये तो आ गया ऊपर 107 का वर्गमूल, और ये आ गया 100 का, और ये हो गया बस 1 प्लस आर बटे 100। ये ऐसे हो गया क्या, नहीं हो गया, क्योंकि दोनों ओर वर्गमूल लिया तो इधर से 2 उड़ गया, और इधर से भी ये क्या एक तरीके से ये मान लो ऐसे आप, ये इसका वर्गमूल या ऐसे, अब ये दोनों से दोनों ऐसे उड़ गया ये पूरा। ठीक है, अब ये जब उड़ गया तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ।
बस अभी क्या है, अभी सवाल ऐसे बचा आपका 107/100 बराबर 1 प्लस क्या बचा, बराबर 1 प्लस r/100। ठीक है, अब ये आप r/100 इधर रहने दीजिए, वो उधर घटा लीजिए जाके, तो घटाएंगे, घटाना जोड़ना करना, r का मान आप निकाल सकते हैं। तो अब ऐसे हो जाएगा ये। चलो मैं थोड़ा सा अगले उस पर करा देता हूँ पेज पे। अब वो क्या हो जाएगा देखो, 107/100 था वो, और वो क्या था 1 प्लस r/100। ठीक, ये इधर रह जाएगा, एक इधर आ जाएगा, 107/100 माइनस 1 बराबर r/100। तो ये हो जाएगा, आप लघुत्तम ले लेंगे इसका 100, तो लघुत्तम ले लेंगे 107, ये 100 का ना 100 बराबर r/100। अब ये 100 से तो 100 कट गया, 107 में से 100 घटेगा तो 7 बच जाएगा, 7 बराबर r। तो ये 7% की दर आ गई r, 7%। ठीक है, ये आ गया। चलो नेक्स्ट सवाल चलते हैं। कैप उतार लें क्या? चलो कैप उतार लेते हैं, थोड़ा आसानी हो जाएगी चीजें, है ना। देखो एक एक काम समय वाला सवाल आता है। अच्छा ये तो कुछ काम समय का नहीं, ए बी, सवाल पढ़ो। ए बी और सी के बीच 1152 रुपए का नुकसान इतने रुपए के अनुपात में विभाजित होना चाहिए, तो ए का हिस्सा क्या है? ये अगर हिस्से वाला, ये इस तरीके का सवाल है तो बिल्कुल बहुत आसान है। पर जो भी है ये क्या है 1152, इसमें से जिसका भी हिस्सा निकालना है, मान लो ए का हिस्सा निकालना है तो इसको 7 से गुणा करो, 7 है ए का हिस्सा, और इनका जो टोटल है 9 और 8 17, 17 और 7 24, 24 से इसको भाग कर दो, तो ये ए का हिस्सा आ गया। बी का निकालना होता तो बी का मान यहाँ रखते 8, नीचे तो 24 रहने से। सी का निकालना होता तो सी का मान रख देते हैं यहाँ पर। मतलब टोटल जो भी वो दे रखा है उसको उसी से गुणा कर दो जिसका मान निकलवा रहा है, और नीचे उन तीनों के टोटल से कर दो। काट दो भैया आप जिसको, काटो, 2 से काटो 12, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 छंग 12, फिर 2 से 2 करना 2, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटो, 2 तिया 6, और फिर 2 से 2 नम 18, 2 चौक 8, फिर अब ये कट नहीं रहा तो ये क्या आ गया 94 गुणा 7/3, ये आ रहा है। तो ए का हिस्सा क्या है, ए बी और सी का भी 1152 था ना वो, ए का हिस्सा 7/24, तो ठीक था। काट के देखो अब, 7 चौक 28, पहले इनकी गुणा कर लो, 7 चौक 28 का 8 हासिल लेके 2, 7 नम 63 और 2 65, 65 को अब 3 से भाग दे लो, 3 दूनी 6, 3 ही का ना 3, फिर बचा 2, 3 नम 27, तो 219 आ रहा है। या तो कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। 9 और 8 17, 17 और 7 24, टोटल तो ठीक हो रहा है। इतने का नुकसान के अनुपात में विभाजित होना चाहिए, तो ए का हिस्सा क्या है? ए का हिस्सा तो यही आना चाहिए भाई, कट के 1152 था, 1152 को काटा हमने। अच्छा यहाँ पे गलत कटा था, सॉरी, ये गलत हुआ है, यहाँ पे कैलकुलेशन गलत हुई है। ठीक है, इस कैलकुलेशन को दोबारा देख लीजिए, हो जाती है। यही चीजों का आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में बहुत केयरफुली इस चीज को करना है। जल्दी में अगर आप किसी चीज को करने की कोशिश करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। भैया क्या था ये 1152 गुणा 7/24, 2 से काटा 12 आ गया, 2 से काटा 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, ठीक है, फिर 2 से काटा 2 छंग 12, फिर 2 दूनी 4, और ये बचा 7, 2 अट्ठे 16, और 2 तिया 6, ठीक है, फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 नहीं, फिर क्या होगा, अब ये कट ही नहीं रहा इस तरीके से, दो अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर ये काटेंगे 2 से 2 तिया 6, फिर ये 2 से 2 ही करना 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, फिर ये 3 से काटो भाई, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, तो ये क्या आ गया 48 गुणा 7, 7 अट्ठे 56 का 6 हासिल लगे 5, 7 चौक 28 और 5 33, 336 आ जाएगा, 336, ठीक है।
कैलकुलेशन में गड़बड़ हो रही थी थोड़ी सी, वो देख लेते हैं। चलो आगे अगले सवाल पे आओ। ए, बी तथा सी ने 50,000 रुपए का कारोबार प्रारंभ किया। बी ने सी की तुलना में 6,000 रुपए अधिक दिए तथा ए ने बी की तुलना में 2,000 रुपए अधिक दिए। यदि कुल लाभ 10,000 रुपए था तो लाभ में ए का हिस्सा कितना था, ये पूछ रहा है। देखो ये फिर से साझेदारी वाला है। साझेदारी में मैंने आपको बताया जो जितना पैसा इन्वेस्ट करता है, जितने समय के लिए इन्वेस्ट करता है, लाभ में उनका हिस्सा उसी अनुपात में जाता है, ये वाली बात है। अगर समय नहीं दिया है तो जिसने जो हिस्सा दिया है उसके अकॉर्डिंग में अनुपात निकाल लेते हैं, फिर उसी अनुपात के रेशियो में हम लाभ में उनका बंटवारा कर देते हैं। ठीक है, तो देखो इन्होंने क्या, ए बी सी ने 50,000 रुपए का कारोबार 50,000 रुपए से कारोबार का प्रारंभ किया। बी ने सी की तुलना में 6,000 रुपए अधिक दिए तथा ए ने बी की तुलना में 2,000 रुपए अधिक दिए। ए ने बी की तुलना में 2,000 रुपए अधिक दिए। ठीक है, तो हम मान लेते हैं। और फिर क्या, बी ने सी की तुलना में, तो हम ये मान ले, हम किसका मान रहे हैं, बी ने सी की तुलना में 6,000 रुपए अधिक दिए। मतलब बी ने जो है, अगर सी ने x रुपए दिए तो बी ने कितने दिए, बी ने सी की तुलना में 6,000 रुपए अधिक दिए, तो बी के कितने हो गए, 6,000 प्लस x, यही तो बात आ रही है। फिर 6,000 रुपए दिए तथा ए ने कितने दिए, तथा ए ने बी की तुलना में 2,000 रुपए अधिक दिए। मतलब अगर बी का ये 6,000 था तो 6,000 प्लस x था, तो ए ने इसमें 2,000 और रुपए और बढ़ा दिए। तो ए का कितना हो गया, 60,000 प्लस x। भाई ए ने, अब इसका मतलब ये कि ए ने तो इतने दिए और बी ने इतने दिए और सी ने x दिए। ये हमने इस शर्त के अकॉर्डिंग दी है। टोटल रुपए कितने हैं, 50,000 रुपया जोड़ लो। मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने मिलकर कितना 1,000 रुपए लगाए, 50,000 रुपए लगाए। बात समझ में आई। इन तीनों का निकालो। तीनों का क्या, ए का मान कितना है 8,000 प्लस एक्स, बी का कितना है 6,000 प्लस एक्स और सी का कितना है x बराबर 50,000। 3x हो गया, 1 2 3, 3 तो x हो गया, 8 8 6 14, तो ये हो गया 14,000 प्लस 3x बराबर 50,000। ठीक है, तो ये 3x बराबर कितना हो गया, 50,000 माइनस 14,000, तो ये 3x बराबर कितना हो गया 36,000। x बराबर 3 से ये कट जाएगा तो 12,000, कितना आ गया 12,000। x का मान आया 12,000। तो अब c का हिस्सा कितना आया 12,000, क्योंकि x का मान ही तो आया ना 12,000। c का मान 12,000, b का मान कितना हो जाएगा, 12 में को 6 जोड़ लेंगे, मतलब b का मान हो जाएगा 18,000। और a का मान कितना होगा, 12 में को 8 जोड़ेंगे, तो 12 में को 8 जोड़ेंगे तो 20,000, कितना हो जाएगा 20,000। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, यहां पे आ जाओ सवाल को। देखो ए का तो हो गया भाई 20,000 हिस्सा, वो कैसे निकल गया अभी पीछे मैंने बता दिया। बी का हो गया भाई 18,000 का हिस्सा, ठीक है, और सी का हो गया भाई 12,000 का हिस्सा। ये इनके हिस्से हो गए जो इन्होंने लगाई है। अभी जो हमने जो पिछली वीडियो में पढ़ाया था उसमें सवाल आया था, उसमें सीधा सीधा उन्होंने दिया था कि उसका हिस्सा इतना है, इसका हिस्सा इतना है, और वो समय दिया था कि ये इतने समय तक करता है कार्य, ये इतने समय तक करता है। अब इसमें समय नहीं दिया, अब उसने वो ऐसे करके थोड़ा सा टिपिकल किया था, अब उसने हिस्सा निकलवा लिया, 50,000 में इतना इतना हिस्सा है, तो इनका अनुपात निकाल लेते हैं। क्योंकि जो इन्होंने दिया है ना अपना हिस्सा, उसी के अनुपात के आधार पर उनको लाभ दिया जाता है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी कितना हो जाएगा। देखो पहले तो सब में 3 0 काट लो आप, 3 0 इसमें भी कट रहे, 3 0 इसमें भी कट रहे, तो ये क्या बचा 20 अनुपात 18 अनुपात 12, तो ये क्या हो जाएगा 10 अनुपात 9 अनुपात 6, ए अनुपात बी अनुपात सी, ये आ गया इनका अनुपात। अब उसने क्या पूछा, लाभ में ए का हिस्सा, तो भैया लाभ में ए का हिस्सा मैंने पीछे वाला जो करवाया था ना, ए का हिस्सा निकालना है, तो ए का हिस्सा हो जाएगा 10 गुणा लाभ कितना है 10,000 बटे इनका टोटल 10 और 9 19 19 और 6 25, 25 चौका तो ये हो गया 400 और ये 10, तो कितना हो गया 4,000, ये आ गया 4,000। समझ रहे हो। नेक्स्ट सवाल चलो फटाफट। देखो एक पंसारी की 4 महीने में क्रम से
2000 रुपये, 2500 रुपये तथा 3250 रुपये और 4042 रुपये बिक्री होती है। 3500 की औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए 5 महीने में उनकी बिक्री को कितना होना चाहिए। देखो ये जितने भी मैं अभी तीसरे प्रैक्टिस सेट से करा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से तीसरा, उसमें भी मैं झूठ नहीं बोल रहा भाई। ये 10 क्वेश्चन तो ऐसे मिल रहे हैं, बिल्कुल सेम टाइप के मिल रहे हैं। आप समझो इस चीज को, मैं बार बार इस चीज पर फोकस इसलिए कर रहा हूँ भाई, सेम कंसेप्ट पे आपको 10 से 12 प्रश्न मिल रहे हो। 10 से 12 प्रश्न का ही टारगेट रखो, मैथ में सिलेक्शन होगा। ज्यादा उसमें टारगेट मत रखना, मैं वही क्वेश्चन करा, अलग से मत पढ़ना मैथ। जितना मैं करा रहा हूँ इतना भी कर लोगे ना, मैं इसके साथ बेसिक पूरा बेसिक करा रहा हूँ। बेसिक करोगे तब भी 10 क्वेश्चन 15 मिनट में लग जाएंगे, समझ रहे हो आप। तो इसी में फोकस करो। क्या है ये औसत वाली बात है। पहले आप ये बताओ औसत का मतलब क्या है। औसत का मतलब मैंने कल भी बताया था, औसत बराबर जो भी कुछ दिया हो। उसने क्या दिया है, ये बिक्री, उसने क्या दिया, 4 महीनों की बिक्री दी है, 5 महीने की पूछ रहा है। तो ये बोलना चाह रहा है 3500 रुपए की औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए 5 महीने में उनकी बिक्री को कितना होना चाहिए। तो ये औसत का फॉर्मूला ये था। तो यहाँ पे हम लिख दें कुल महीनों की बिक्री, कुल महीनों की बिक्री, महीनों की बिक्री। और यहाँ कितने महीने हैं टोटल, कुल महीने, कुल महीने। ये एक फॉर्मूला होता है ना औसत का, सब जगह अलग अलग। अगर यहाँ महीनों की बात होगी तो यहाँ पे महीने वाली चीज लग जाएंगी, और नीचे इस तरीके। तो ये औसत का एक फॉर्मूला होता है। औसत उसने दिया है कितना, 3500 रुपया। कितना दिया है, 3500 रुपया। कुल महीने हैं 5 महीने, 5वां महीना चूंकि यहाँ पूछा है, तो पहले महीने में उसने कितने रुपए, 2000 रुपए की बिक्री हुई। दूसरे में 2500 की हुई भाई। तीसरे में 3250 की हुई भाई। और चौथे में 4250 की हुई है भाई, 4250। और 5वें की पूछ रहा है, 5वें की मैंने एक्स मान ली भाई। और ये इनका कितने हैं, ये टोटल महीने 5। बस क्या करना है अब भैया, इस 5 की गुणा इधर कर देना, और इन सबको जोड़ जाड़ करके, इन जोड़ के इधर इन्हें घटा कर लिख देना, एक्स का मान आ जाएगा, वही वो पूछ रहा है। 5 महीने कर लो भाई। 3500 को इधर 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 5 0 0 5 0 0 5 5 25 का 5, 5 दूनी 10, वहां से 25 का 5 हासिल लेके 2, 5 15 और 2 17। ये तो हो गया 17,500 बराबर। इनको जोड़ लो, 2000 ये, 2500 ये, 4500, 4500 और ये 3250, 4 और 3 7 और 4500, तो 7750। 7750 में 4250 जोड़ेंगे तो 7 4 11, 11750 और ये 2, तो ये हो गया 12000। कितना हो गया, 12000 प्लस एक्स। तो ये 12000 ला के इधर घटा दो, तो आप 17,500 में से 12000 घटा दो भाई। 12000 घटाओगे बराबर एक्स, तो ये कितना आ जाएगा, 12 5 17, 5500 आ जाएगा। तो 5 महीने में कितनी बिक्री होनी चाहिए, 5500। ठीक है, नेक्स्ट सवाल चलते हैं, आओ। बी और सी एक काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए, बी और सी वह काम 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले वह काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है। बहुत आसान सा सवाल है। मैंने जब भी बताया था ये काम वाला है, तो आपको सबसे पहला टारगेट ये होना चाहिए कि हमें 1 दिन का काम निकालना है। कितने दिन का काम निकालना है भाई, 1 दिन का काम निकालना है। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, बी और सी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। तो बी और सी का एक मतलब बी और सी जब दोनों मिलके 1 दिन में कितना काम करेंगे, तो जैसे 1 दिन का काम हो जाएगा इनका 1/b प्लस 1/c। 1 दिन का काम, 1 दिन का काम, 1 दिन का काम, दोनों मिलकर जब 1 दिन का काम करेंगे तो 1/40 ही आएगा 1 दिन का काम। समझ रहे हो, ये समीकरण 1 आ गई। इस चीज को समझो, दोनों मिलकर जब काम करते हैं तो 40 दिन में कर रहे हैं। 1 दिन का दोनों का काम कितना होगा, 1/40। अब ऐसे ही वो कह रहा जब तीनों मिलकर काम करें तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर 1/bc। कहां से आ रहा है ये समीकरण 2, ये कह रहा है जब तीनों मिलकर काम करें, मतलब a प्लस b प्लस c काम करें, तो वो कितने दिन में कर लेते हैं, 20 दिन में। तो इन्हीं तीनों का में 1 दिन का काम, मतलब तीनों में मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो 1 दिन में काम कर रहे हैं 1/20। तो ये समीकरण बन गई 2। अब उसने क्या पूछा है, ऐसा सवाल आ सकता है, याद रखना, तो नॉर्मल सवाल है, बस कुछ नहीं करना। ए अकेले वह काम कितने दिन में करेगा, तो भैया इस समीकरण में से मैं ये समीकरण घटा दूं, तो जैसे ही घटाऊंगा तो ये सब कट जाएगा, ये बच जाएगा। देखो समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, कैसे, समीकरण 2 क्या है, 1/a 1/b प्लस 1/c बराबर 1/20। समीकरण 2 क्या है, 1/b प्लस 1/c बराबर 1/20।
ये क्या है यहाँ पे, अरे भाई आजा, ये क्या है 1/20, तो ये है 1/40। अब दोनों समीकरणों को घटाने पर क्या कर दो, घटाने पर माइनस माइनस माइनस, घटाएंगे तो ये कट जाएंगे, कट जाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1/a बराबर, ये क्या हो जाएगा 1/20 माइनस 1/40, लघुत्तम ले लो 40, 20 दूनी 40, तो 2 माइनस 1, तो 1/a बराबर 1/40। तो ये आ गया सवाल आपका, उल्टा करेंगे तो a बराबर 40। तो अगर a अकेला काम करेगा तो a अकेला 40 दिन में काम पूरा कर लेगा। समझ गए सवाल? चलो नेक्स्ट चलो। देखो भाई, a b से आधा कुशल है, a b से आधा कुशल है, जो c से तिगुना कुशल है, वे तीनों मिलकर एक काम कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे? यदि भी अकेले यह काम 6 दिनों में पूरा कर सकता है। देखो यार, ये सवाल थोड़ा सा इसमें टाइम टेकिंग सवाल है। कुशलता आपको मैंने बताया पिछले वीडियोस में, जो किसी भी व्यक्ति की कुशलता होती है वो उसकी कार्य करने की क्षमता के अनुपात में होती है। ठीक है, जो किसी व्यक्ति की कुशलता होती है उसके कार्य करने की क्षमता के अनुपात। तो इतने लंबे, मैंने फिर से बता रहा हूं, मैं इसको करा नहीं रहा, अभी रुकवा रहा हूं, इस सवाल को जानबूझ के रुकवा रहा हूं। कहोगे तो मैं बाद में करा दूंगा, लेकिन मेरा टारगेट 20 के 20 सवाल कराना नहीं, मेरा टारगेट वो सवाल कराना कि मैं इसमें भी वो सवाल कराऊं जो आसान आसान वाले, जिस टाइप के आपको मिल जाना है कि भारी भारी टाइप के। मैं यहाँ पे भारी भारी टाइप के कराऊंगा, आप भी भारी भारी दिमाग लगाएंगे, फिर वो भारी भारी सवाल आप वहां पे भी करने की कोशिश करें, ढूंढने। मेरा बिल्कुल उद्देश्य नहीं है अभी, मेरा बस कॉमन कॉमन सवाल कराने का उद्देश्य, तो इसलिए मैं इसको छुड़वा के आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल भी उद्देश्य मेरा नहीं है कि मैं आपको ऐसे सवालों में फांसू, मेरा वो है जो कॉमन सवाल आने हैं। ये वाला आना है कॉमन सवाल, इस पे आ ही रहा है, हर प्रैक्टिस सेट में आ रहा है, तो आने के पूरे पूरे चांस है। दूरी वाला, एक्स ने 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी की तय की, उन्होंने आंशिक रूप से पैदल 5 किलोमीटर की गति से और आंशिक रूप से साइकिल पर 12 किलोमीटर की गति से यात्रा की। एक्स द्वारा पैदल तय की गई दूरी ज्ञात करना है, पैदल की गई, पैदल वाली निकालनी। तो हम पैदल वाली क्या मान लेते हैं कि पैदल वाली उसने कितनी दूरी तय की, पैदल से उसने की एक्स किलोमीटर। ठीक है, टोटल दूरी कितनी है 75 किलोमीटर। तो भैया साइकिल से कितनी करी उसने, साइकिल से कितनी हो जाएगी, साइकिल से, तो साइकिल से हो जाएगी भैया 75 माइनस एक्स। ये बताओ, ये बात समझ में आई क्या नहीं? पहले टोटल दूरी है 75 किलोमीटर, पैदल हमने मान ली, चूंकि हम वो वाली मान ले जो से वो पूछ रहा है, उस व्यक्ति द्वारा, एक्स द्वारा, अच्छा ये एक्स तो इन्होंने खुद दे रखा है, हम यहाँ पे एम मान लेते हैं, तो एक्स मतलब एक्स व्यक्ति द्वारा पैदल तय की गई दूरी ज्ञात करवा रहा है, तो हमने पैदल वाली मान ली एम है, टोटल दूरी 75 किलोमीटर थी, तो साइकिल द्वारा कितनी होगी 75 माइनस एम। ये बात समझ में आई? दूरी तो ये आ गई। अब जो पैदल वाली दूरी थी, इसके लिए चाल क्या थी, चाल थी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। साइकिल वाली के लिए चाल क्या थी, इसके लिए चाल थी 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसकी चाल थी। और समय क्या किया था उसने 75, इसके लिए समय कितना लिया था उसने 8 घंटे। बस अब भैया लगा लो, समय का सूत्र होता है, मतलब अब इसमें समय का भी नहीं, आपको सीधा समय लगाना है। टोटल कुल समय कितना दिया है, कुल समय बराबर पैदल में लिया गया समय, मैं ऐसे लिख सकता हूं, पैदल में लिया गया समय t1, इसमें समय मान लो हम कितना होगा, इसका t1 समय लगेगा, इसका t2 लगेगा, ऐसे मान लेते हैं। तो कुल समय बराबर t1 प्लस t2, तो कुल समय कितना है 8 घंटे। ठीक है, यहाँ पे तो दे रखा है, और यहाँ पे क्या होगा, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, तो यहाँ समय का फॉर्मूला लगाऊंगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी क्या है t1 किसके लिए, पैदल के लिए, तो इसके लिए दूरी कितनी है, दूरी है m, कितने हैं m किलोमीटर, दूरी बटे चाल, चाल है कितनी 5, प्लस t2, ये भी समय है, समय का यहाँ सूत्र लगाएंगे तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, तो इसमें दूरी कितनी है 75 माइनस m बटे चाल, चाल कितनी है 12। भैया ये समीकरण बन गया, इसको हल कर लो और उत्तर आ जाएगा। करा देता हूं मैं हल, अगले पेज पे देखो, ये क्या था 8 बराबर m बटे 5 प्लस 75 माइनस m बटे 12, यही तो आया था ना सवाल। लघुत्तम ले लो यार, 12 पंजे 60 ले लो सीधा, ये हो जाएगा 12m प्लस ये हो जाएगा 5 पंजे 25 का 5, 5 सत्ते 35 और 2 37,
37 माइनस 5m लघुत्तम लेने के बाद, और ये कितना बचा इधर 8। ठीक है, 60 की इधर 8 से गुणा हो जाएगी, 8 छंग 48, तो ये आ जाएगा गुणा करके, जब 60 की गुणा 8 से करेंगे आ जाएगा इतना। ये हो जाएगा। mm वालों को जोड़ लो, तो 12m में से 5m घटाएंगे, जोड़ने का मतलब जो भी घट रहा है तो घटा लो, 12m में से 5m घटाएंगे तो 7m, तो ये हो जाएगा 7m प्लस 375। 375 को इधर लाके घटा दो, 480 माइनस 375 बराबर 7m। ठीक, तो इसको घटाओ भाई, घटाएंगे तो क्या बचेगा, 10 में से 5 गया 5। ठीक है, यह बचेगा क्या, 7, 7 में 7 गया 0, और ये 105 बराबर 7m। 7 से काट लो, 7 का ना 7, 7 पंजे 35, तो m बराबर कितना आ गया 35। तो पैदल उसने कितने किलोमीटर की दूरी चली, 15 किलोमीटर। कितने किलोमीटर की दूरी चली, m का मान 15 आ गया, क्योंकि हमने पैदल वाली मानी थी m, और m का मान आ गया 15 किलोमीटर। समझ रहे हो। चलिए, ये बेसिक है यार, बेसिक वाले सवाल करा रहा हूँ भाई, ज्यादा चक्कर हो पढ़ो, आपको मास्टर नहीं बनाना, मुझे सिलेक्शन दिलाने वाली बात बता रहा हूँ मैं। तो देखो, ये भी हर वीडियो हर क्वेश्चन में ये आ रहा है मेंसुरेशन का, कभी गोले पे आ रहा है, कभी आयतन वाला वो आ रहा है, मतलब आयात वाला, इस तरीके से आ रहा है। ये देखो 10 सेमी त्रिज्या वाले एक गोलाकार पिघलाया जाता है, ये 10 एक गोला है, इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, कितनी है 10 सेंटीमीटर पिघलाया जाता है, और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक शंकु बनाया था। शंकु किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, और इसकी ऊंचाई होती है ये तो होती है इसकी ऊंचाई, ये ऊंचाई कितनी है इसकी 10 सेंटीमीटर, ये इसकी तिरछी ऊंचाई होती है, और ये इसकी त्रिज्या होती है, ये होती है त्रिज्या, इसकी तिरछी ऊंचाई ये l होती है। ठीक है, शंकु, इस शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये शंकु के आयतन का सूत्र होता है। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। आयतन का मतलब ये होता है कि आपने एक गिलास में पानी लिया और उस पानी को आपने थाली में कर लिया, तो वो जो गिलास का आयतन था ना पानी का, वो थाली में जो गया वो इक्वली माना जाएगा। थाली में हालांकि पानी फैल गया, क्या हुआ, फैल गया, आकार परिवर्तित हो गया, बट आयतन तो उतना का उतना ही रहा। बस वही चीज ये है, तो जो गोले का जो इसने जितना मटेरियल है इसका आकार ऐसे करके बदल दिया, तो लेकिन आयतन तो बराबर है, तो इनके आयतन बराबर रख लेंगे। सवाल यहीं से खत्म हो रहा है। उसने पूछा है शंकु का व्यास ज्ञात करो भैया, शंकु का व्यास ज्ञात करो। क्या हुआ, गोले को पिघलाकर इतने ऊंचाई वाला एक शंकु बनाया गया, तो भैया जब इसको पिघलाएंगे तो ये आकृति बनाएंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इनका आयतन बराबर होगा, तो बराबर होगा तो इनका आयतन को हम बराबर रख देते हैं। कैसे बराबर रख देते हैं, इधर को रख दो, दोनों का आयतन को बराबर करने पे ये हो गया गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, ये हो गया शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक, 3 से तो 3 कट गया, पाई से तो पाई कट गया भाई, यहाँ पे 4 गुणा ये r है त्रिज्या, गोले की त्रिज्या दी थी 10, 10 का घन करेंगे तो 10 14 1000, ये आ गया 1000 बराबर, ये तो हो गया था कट गया था r स्क्वायर। इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, इसकी त्रिज्या, इसका व्यास निकलवा रहा है, मतलब त्रिज्या एक तरीके त्रिज्या हमें पता करनी पड़ी तभी तो व्यास निकलेगा, तो त्रिज्या तो हमें निकालनी है r स्क्वायर। h दे रखा है, ये ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, ये 10 दे रखी, इस 10 इस 0 से 0 एक और कट गया। ठीक है, अब ये हो गया 4 गुणा 100 बराबर r स्क्वायर। दोनों ओर वर्गमूल लेने पर या वर्गमूल लेने पर वर्गमूल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा, ये 400 हो जाएगा, 400 का वर्गमूल कितना होगा 20, तो 20 बराबर r, तो r का मान आ गया 20, मतलब त्रिज्या आ गई 20। लेकिन उसने पूछा क्या है, व्यास, तो व्यास क्या होता है त्रिज्या का दुगना, त्रिज्या 20 आई तो व्यास कितना हो जाएगा 20 दूनी 40 सेंटीमीटर। ये आसान सवाल कर लो, चक्कर में मत पड़ो। देखो, एक सेट में 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक होते हैं, 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक। भैया 3 से शुरू होने वाले लगातार पूर्णांक आपको शायद बताया नहीं मैंने, एक लेकिन छोटी सी वीडियो में बताए थे, वीडियो देखिएगा मेरे चैनल पर, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का लिंक मिल जाएगा, उस चैनल पे कुछ वीडियोस पढ़ी है, उसमें मैंने पूर्णांक बताए थे। पूर्णांक होते हैं प्लस और माइनस वाले, सारे के सारे क्रम वाले पूर्णांक होते हैं। तो ये बोला 3 से शुरू होने वाले पूर्णांक, 3 4 लगातार 5 पूर्णांक, 3 4 5 6 7, ये है लगातार कितने 5 पूर्णांक। यदि सेट में से सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए, अगर ये वाला हटा दूं, तो उस सेट के औसत में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। पहले आप इतने पूर्णांक का औसत निकाल लो, तो औसत क्या होगा, इसका औसत का फॉर्मूला तो हमने पता ही है, औसत बराबर कुल योग बटे संख्या, ये तो है
तो भैया निकालो इसका औसत क्या है, कितना है कुल योग, 6 7 13 13 5 18 18 4 22 22 और 3 25, और संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 5, तो 5 पंजे 25, तो ये औसत कितना आया 5। अब वो क्या कहना चाह रहा है, उसने ये बोला है लगातार 5 पूर्णांक होते हैं, यदि सेट में से सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दे, मतलब 7 हटा दो, तो अब औसत जो आएगा, तो पहले औसत निकालो पहले, तो अब नया औसत क्या आ जाएगा, सबसे बड़ा पूर्णांक हटाने पर, सबसे बड़ा पूर्णांक हटाने पर तो सबसे बड़ा पूर्णांक हटाऊंगा तो संख्या कितनी बचेंगी 3 4 5 6, इनका औसत क्या हो जाएगा, औसत मतलब वही इनका योग 3 + 4 + 5 + 6 बटे 4, तो ये क्या हो जाएगा 4 3 7 7 5 12 12 6 18 18 बटे 4, तो इसको काटेंगे 4 चौक 16, पॉइंट लगाएंगे 4 पंजे 20, 4.5। ये था 5, अभी तक औसत ये था 5, अब ये औसत आएगा 4.5, तो इसमें कितने प्रतिशत की कमी आई, वो यही पूछ रहा कितने प्रतिशत की कमी आएगी, तो कमी आई है कितने की, जब प्रतिशत कमी और प्रतिशत लाभ की, मतलब कमी और वृद्धि, ये भी एक फॉर्मूला होता है, उसका तरीके होते हैं, तो जब भी प्रतिशत कमी निकालनी होती है हमें, तो प्रतिशत कमी निकालनी होती है, प्रतिशत कमी जब भी हम निकालेंगे तो कमी, पहले तो इसका फॉर्मूला होता है कितनी कमी आई, कमी कहां से आई, मतलब किस जगह से कमी हुई है 5 पैसे, तो इसको मैंने आपको कल भी बताया था, तो यहाँ पे अब इसको मैं सीधा बता रहा हूं, फॉर्मूला ना लिखवा, सीधा उत्तर, कमी कितने की आई 0.5 की, क्योंकि ये 5 था वो 4.5, तो 0.5 की कमी आई, कहां से हुई कमी देखो नीचे भाई 4.5 से 5 पे जाना है तो वृद्धि हो रही, लेकिन 5 पैसे 4.5 पाए तो कमी तो हुई, कहां से कमी हुई 5 पैसे, तो कहां से कमी हुई है 5 पैसे, पॉइंट हटाऊंगा नीचे 0 बढ़ाऊंगा, 5 ही ना 5 5 दही 50, 1/10, और इसको जब प्रतिशत में बदलेंगे तो ऊपर गुणा हो जाएगी 100 से, गुणा 100, तो 10 ढाई 100, तो 10% की कमी आई, कितने प्रतिशत की कमी आई 10% की कमी आई, ये नॉर्मल सवाल है, इनको ही कर लो, चक्कर में मत पढ़ो, ठीक है। आओ निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम दो पूर्णांकों का योग है जिसका गुणनफल 64 है, लो भाई ये 64 है, ठीक है, ये 64 है, ये नु कहना चाह रहा है इसमें से ये बहुविकल्पों से, आपको ये भी देखने के सवाल, हम कुछ सवाल बहुविकल्पों से भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं वो भी देखो, मैं आपको वो सारे तरीके बता रहा एग्जाम में जिस तरीके से करने हैं। 64 है वो ऐसा जो भी कौन सा पूर्णांक है जिसमें कोई से ऐसे दो टुकड़े बनेंगे जिनका गुणनफल तो 64 हो, और ऐसा कौन सा न्यूनतम दो पूर्णांकों का योग है, मतलब इसमें ऐसी कौन सी दो चीज जोड़ सकते हो आप जिनका गुणनफल 62 हो। क्या अगर मैं इसको 12 को 10 और 2 करूं, इनका अगर मैं योग करूं, मतलब 12 को अगर मैं 10 और 2 लिखूं, 10 और 2 12, तो इनके लेकिन गुणा करूं तो 64 आना चाहिए, तो आ ही नहीं रहा, मतलब आप इसके कितने टुकड़े कर लो, 8 4 12 कर लो, 8 चौक 32, तब भी 64 नहीं आ रहा, इसका भी नहीं हो सकता। ये है, इसको क्या करूंगा, अगर मैं 16 + 4 लिखूंगा तो 16 चौका 64, ये आ रहा है, मतलब इसके टुकड़े ऐसे करने, 16 और 4 टुकड़े हो गए 20, लेकिन इनके जब आपस में गुणा करूं तो 64 आना चाहिए, तो आ तो रहा यार, तो लेकिन कह रहा न्यूनतम वाला, तो न्यूनतम वाला दिखेंगे तो ये है, देखो ये है 16, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, 8 + 8 8 और 8 16 हो रहा है, और इन दोनों की जब मैं गुणा करूंगा 8 × 64, मतलब इसके ऐसे टुकड़े करने हैं आपको जिनकी आपस में गुणा करने पर 64 आना चाहिए, सवाल ये था, तो न्यूनतम वाला ये है, इसमें भी वो टुकड़े हैं 16 और 4 20, और इसमें भी वो टुकड़े हैं, लेकिन इनमें छोटी संख्या कौन है, वो है 16, न्यूनतम वाली संख्या, तो उत्तर हो जाएगा 16। समझ बात आई क्या नहीं, जो भी इसमें विकल्प दे रखे हैं उसमें से ऐसा कौन सा सबसे छोटा अंक है जिसके हम टुकड़े करें दो आपस में कुछ भी करके, ये 8 और 8 लिखा था, इसको मैं 6 और 10 भी लिख सकता, 10 60 होता, लेकिन तो मतलब ऐसे टुकड़े करने हैं जिनके जो टुकड़े करने पे उनकी गुणा करके 64 आना चाहिए, समझ रहे हो बात, तो ऐसे तरीके है, तो विकल्प से भी आप सवाल को कर सकते हो। चलो फटाफट, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 1200 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाना। देखो यार ये है 1200, पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है, जिसका हम आसानी से वर्गमूल निकाल सके, तो 1200 को अगर मैं 2 से गुणा करूंगा, 12 दूनी 24, 2400 हो जाएगा, 2400 का मतलब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 12 को 3 से गुणा करूंगा तो 12 × 3600, तो 1200 को 3 से गुणा करूंगा तो आएगा 3600, और 3600 पूर्ण वर्ग है, कैसे, इस 100 का ये 100 हो गया, 36 का 6 आ जाता है, 100 का 10 आ जाता है,
मतलब 1 0 आ जाता है, तो कुल मिला के ये 60 हो जाता है, तो ये 60 का पूर्ण वर्ग है, तो ये हो जाएगा। ऐसे विकल्प से निकाल के देख सकते हैं। 1200 को आप 4 से गुणा 4800 आ जाए, 4800 किसी चीज का पूर्ण वर्ग है ही नहीं। समझ में आगे नहीं कैसे हुआ? 3600 का जो पूर्ण वर्ग निकालना होता था, 100 का वर्ग में से 1 0 यहाँ आ गया, 36 में से 1 6 यहाँ आ गया। ठीक है, ये आसान हो जाता है। चलो नेक्स्ट देखो, ये देख लो भैया, ये भी ऐसा सवाल भी आ सकता है, नॉर्मल सा है ये। क्या कह रहा है? जब भी इस तरीके का हो तो हमें सबसे अंदर वाले ब्रैकेट से बाहर आना चाहिए। सबसे अंदर वाले ब्रैकेट से, सबसे अंदर वाला ब्रैकेट है ये, तो इससे हम जब बाहर आएंगे, इससे हम बाहर आएंगे तो क्या, तो जब सबसे अंदर वाले, तो ये वर्गमूल दे रखा है ऐसे करके, ये वर्गमूल लगा रखा है वर्गमूल, तो इसका ये किसका वर्गमूल निकाल के बाहर लाएंगे तो ये आएगा 8, और ये 8 जब 73 में जोड़ेंगे तो 73 और 8 कितना हो जाएगा बताइए फटाफट? 81। ये हो जाएगा 81, तो अंडर रूट में 81 बन जाएगा। 81 का अंडर रूट से हम बाहर निकाल के लाएंगे 9, और 9 को जब हम इसमें जोड़ेंगे तो कितना होगा? ये 36, तो फिर अंडर रूट में 36 हो जाएगा। 36 का बाहर निकाल के लाएंगे हम, फिर आएगा वो 6, वर्गमूल में से बाहर निकाल के लाएंगे। अब ये 6 इसमें 3 में जोड़ेगा 9, तो 9 फिर अंडर रूट में आएगा, तो 9 का बाहर निकाल के लाएंगे तो आएगा 3, तो ये हो गया 3। बस ऐसे ही है, वर्गमूल को बाहर निकाल के उसमें जोड़ेंगे, क्योंकि ये वर्गमूल खत्म करेंगे ना बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। सबसे पहले वर्गमूल खत्म करेंगे, इसमें जोड़ेंगे तो 81 होएगा, तो फिर इसी 81 के ऊपर एक वर्गमूल लग रहा, फिर उससे बाहर निकालेंगे तो वो इसमें जुड़ेगा। समझ पा रहे हो ना आप? ऐसा सवाल आता है, सही से ध्यान से समझ लो। यदि x बटे वाई और 7x प्लस वाई 29 है तो y का मान ज्ञात करो। क्या कहना चाह रहे हैं? यदि x बटे वाई और 7x प्लस 6 बराबर, यदि x बटे वाई और, सवाल अधूरा है, सवाल में थोड़ी सी गड़बड़ है, मुझे लग रहा है सही से टाइपिंग एरर है इसमें। नेक्स्ट देखो, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त तक क्रम से 2 और 60 है, यदि उन संख्याओं में से एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है। एक संख्या दूसरे की तुलना में 14 अधिक है तो छोटी संख्या, जब छोटे जो संख्या निकालनी है उसको हम मान लेते हैं क्या? माना छोटी संख्या x, माना छोटी संख्या x। बाकी तो मैंने भैया इसमें बताया था फिर आपको। ये क्या है इसका फॉर्मूला? में से गुणा ले से बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, देखो भाई, तो में से क्या दे रखा उसने? में से दे रखा है भाई कितना? 2, गुणा ले से 60। पहली संख्या हमने मान ली छोटी संख्या, पहली संख्या x है। दूसरी संख्या कह रहा है वो, दूसरी संख्या 14 अधिक है, मतलब x प्लस 14 है, बस इनकी आपस में गुणा करो, इनकी गुणा करो, गुणा करोगे तो एक वर्ग वाली एक समीकरण बनेगी। उस समीकरण का हल करने के बाद x का मान आ जाएगा। मैंने सबसे पहली वीडियो में कराया है सवाल समीकरण करके, तो आप कर लेना, मैं इस पर कैलकुलेशन पे नहीं जा रहा हूं। ठीक है, नहीं होगा तो बता देना। 4:9 के अनुपात में ए और बी के बीच 29 कैंडियां वितरित की जाती है। बी को ए से कितनी अधिक कैंडियां मिली? बी को ऐसे, यार ए और बी वही कह रहा, देखो ए क्या है, ये ए अनुपात बी बराबर 4:9। ये अनुपात वाला इसी एक प्रैक्टिस सेट में अनुपात के 3 सवाल आ गए। टोटल कैंडिया कितनी है? 39 में से हमें ए का हिस्सा निकालना, तो ए का हिस्सा क्या हो जाएगा? ए बराबर 39 का ए का हिस्सा है 4, तो 4/9 और 4 13, इनका टोटल हो जाएगा। तो 13 या 39, 3 चौक 12, तो ए को कितनी मिल गई? 12। तो बी को कितनी मिलेंगी? अब 39 में से 12 घटा दो भाई, तो बी को कितनी हो गई? बी बराबर कितनी होगी? 39 माइनस 12, घटा लो भाई 7 और ये 2, ये तो हो गया भाई 39 माइनस 12, 9 3 12। ठीक है, तो बी को कितने आ गई थी? आगे पूछ रहा है ए से कितनी अधिक कैंडी मिली। बी को मिली 27, ए को मिली 12, तो बी कितनी अधिक मिली? तो बी को कितनी अधिक मिली? तो 27 माइनस 12 कर लो, तो कितनी अधिक है? 15 अधिक मिल जाएंगी। ये आ गया 15 अधिक। चलो नेक्स्ट सवाल देखो फटाफट। 10% और 30% के दो लगातार चिन्हित करने के 20% की छूट पर एक वस्तु इतने रुपए में बेची जाती है, वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करो। ये वही है चिन्हित करने का मतलब, कोई सी दो वस्तु है, मतलब यहाँ पे चिन्हित करने का मतलब ये है, ठीक है। 10% और 30% के दो लगातार चिन्हित, मतलब उसको लाभ देना। 2% की उसको एक तरीके से लगातार उसको एक बार 10% बढ़ाया, फिर से एक बार 30% बढ़ाया, तो 2 बार उसको
अलग अलग तरीके से प्रॉफिट दे रहा है वो, या बढ़ा दे रहा है अपना वो रेट, वो करने के बाद फिर 20% की छूट दे रहा है। मैंने आपको ये बताया था सिंपल, अगर आप सीधी सी बात देखोगे, जब भी ऐसा मानो तो 100% पे मान लो, 100% पे पहले तो उसने बढ़ाया 10%, तो इसका क्या हो जाएगा 110/100। फिर उसने इसी वाले उस पर कितना बढ़ा दिया 30%, इसका क्या हो जाएगा 130/100। ठीक है, ये जब आप कर लोगे, अब ये 0 से 0 काट लो, 2 0 कट गए, ये 0 से ये 0 कट गए, अब इनकी गुणा कर लो, 11 गुणा 13, 11 गुणा 13 करेंगे, 11 गुणा 13, ये कितना आ जाएगा 13 का ना 13 हासिल लगे 3, और 13 का ना 13 और 1 14, 143। तो ये कितना आ गया कुल मिला के? आपने बेसिक क्या माना था 100 माना था, जब प्रतिशत वाली बात आएगी तो बेसिक मान के चलो 100, तो 100 माना था। तो एक तरीके से ये बोलना चाह रहा था कि 100 रुपए की वैल्यू को अब उसने क्या कर दिया 143 रुपए की वैल्यू बना दिया। 100 रुपए पे उसने दो अलग अलग बट्टे लगा करके, या क्या ये प्रॉफिट लगा करके उसने 143 रुपए उसके अंकित कर दिया। अब वो यही बोल रहा था, अब इसे 143 पे क्या कह रहा है वो 20% की छूट दे रहा है, और 20% की छूट देने पर वो इतने रुपए में बेची जा रही है। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करो। तो बस इस पे कर लो भैया। क्या कह रहा है वो 143 पर क्या था 143 पर वो 20% की छूट दे रहा है। जो मैंने बताया था छूट देगा या बढ़ाएगा तो आप 100 से मान लो, तो 20% छूट देगा तो सीधा 80/100 कर लेंगे। और ये किसके बराबर है भैया, ये इसके बराबर है 288। और लागत मूल्य एक तरीके से लागत ही मूल्य था इसका, 100% ही उसका लागत मूल्य। तो हमें यहाँ पे बस एक तरीके से 100% निकाल के लाना है, तो 100% निकाल के लाएंगे तो वही उत्तर आ जाएगा। काट लो अब इसको फटाफट, 20 चौका 80, 20 पंजे 100। अब ये हो जाएगा 143 गुणा 4, और ये 5 उधर ले जाओ आप, बराबर 2288 गुणा 5। ठीक है, चलो भाई अब हमें निकालना है इसको ऐसा कर लेते हैं, दोनों 100 से गुणा कर दो। चलो इधर भी 100 से गुणा कर देते हैं, इधर भी 100 से गुणा कर देते हैं। अब क्या है 100 बराबर ये आ गया 2288 गुणा 5 गुणा 100 बटे ये वाली चीज, ये इसके नीचे ले आओ 143 गुणा 4। 100 से क्यों गुणा करिए, मुझे चूंकि 100% वैल्यू निकाल के लानी है, मैंने कुछ अलग से यही माना था 100%। तो 100% वैल्यू अब क्या हुई, जो मैंने 20% 143 आ गया था उस पर फिर 20% की छूट देने के बाद वो 100% अब लागत 100% लागत मूल्य था, वो कितना बच रहा है। तो ये 100% क्या बच रहा है, ये काट फाट करके उत्तर हो जाना चाहिए। यहाँ पर काट लो भाई इसको, 143 किसका था 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22 और 0 लगाएंगे, 11 अट्ठे 88 और 11 से इसे काटेंगे तो 13 आ जाएगा। अभी हमने करी थी गुणा, 11 का ना 11 और फिर ये 3 बचेगा, फिर ये 3 11 33। ठीक है, तो ये हो गया अभी 100 बराबर 208 गुणा 5 गुणा 100 बटे 13 गुणा 4, ये तो हो गया। अब इसको 13 से काट लो भाई, 13 का ना 13, यहाँ बचा 7 और ये 8, 13 छंग 78। अब इसको 16 को 4 से काट लो, 4 चौक 16। अब इस 4 की गुणा 5 से कर दो, 4 पंजे 20 और 20 की गुणा 100 से कर देंगे तो 2 हो जाएगा। तो 100% वैल्यू कितनी आ जाएगी 2000। तो 100% वैल्यू कितनी आ गई, वो 100% वैल्यू कितनी आ गई 2000। तो लागत मूल्य कितना था इसका 2000, ये रहा ऑप्शन। ठीक है, चलो एक सवाल और है लास्ट, फटाफट खत्म करते हैं जल्दी, काफी टाइम हो गया। कपड़े का एक टुकड़ा 600 रुपए में खरीदा गया, सिलाई शुल्क के रूप में 40 रुपए देने के बाद इतने प्रतिशत का लाभ पाने के लिए इसे किस कीमत पे चाहिए। भैया देखो 600 रुपए में खरीदा गया था, कितने रुपए में खरीदा गया 600 में, 600 में तो खरीदा गया, 40 रुपए सिलाई के हो गए, ये हो गया 640। इस पे मुझे 12.5% का लाभ चाहिए। तो 12.5% का लाभ करने के लिए मैंने आपको बताया ना 100 पे से ही, अगर वो लाभ करवा रहा है तो 100 पे से आप उतने 100 में को जोड़ लो, हानि करा रहा है छूट दे रहा है तो 100 में से उतना ही घटा लो। तो 12.5% का लाभ करेंगे तो 100 में को 12.5 जोड़ लो तो 112.5 आएगा यहीं से बटे 100। बस इसको काट फाट करके भाई उत्तर निकाल देना, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो फिर आप लोग लगे रहिए, हमारी ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। यूपी पुलिस तक हम लोग इसी तरीके से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन द्वारा रीजनिंग और मैथ कराते रहेंगे, जीके वीके भी सब कराएंगे, करंट भी आपको कराने वाले हैं। ज्यादा टाइम मत लेना भाई, जो जो चीजें आपको फायदे की लग रही है वो देखते रहना, नहीं तो अपनी तैयारी कीजिए, डरिए मत। जो कर रहे हैं मैंने एक वीडियो में जो बताया है वो वीडियो हम बहुत जल्दी इन किसी वीडियो के लिंक में वो डाल दूंगा मैं फिर से,
जिसमें मैंने पूरा तरीका बताया। अभी भी उस तरीके को आप अगले 20 दिन में भी फॉलो करेंगे, मैं गारंटी लिख के दे सकता हूं, सिलेक्शन ले जाओगे, डरने की जरूरत नहीं है। ये एग्जाम ऐसा नहीं कि बस पूरी जिंदगी इसी के नाम है, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी, ऐसा वाला काम नहीं करना। नौकरी है, नौकरी की तैयार, नौकरी को नौकरी की तरह ही तैयार करो, ना कि बिल्कुल पूरे जीवन का उद्देश्य इसी पे प्रेशर लेके और बहुत डर के बैठ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए फिर ठीक है।